हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये है कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की, क्षितिज भाग 1, तो उसके एनसीईआरटी के नोट्स। तो फ्रेंड्स, ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड एलटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही समूह घ भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो वे भी इस वीडियो के माध्यम से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जो आपकी कक्षा 9 की क्षितिज भाग 1 हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उसके जितने भी अध्याय हैं, मैंने कोशिश की है कि सभी जितने भी उसमें तथ्य दिए गए हैं लेखकों के बारे में और पाठ से संबंधित जितने भी शब्दार्थ हैं जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो उनका मैंने संग्रह किया है। फिर भी आप एक बार वीडियो के साथ चैप्टर ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर आपको कुछ नया प्रश्न में कोई नया प्रश्न मिलता है या नया तथ्य मिलता है, वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि जो भी नए व्यूवर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आने वाले समय में अगर उन्हें नोटिफिकेशन चाहिए तो वे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक एक करके सभी अध्यायों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला अध्याय है कक्षा 9 की जो पाठ्यपुस्तक है क्षितिज भाग 1, वो है दो बैलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद का। तो देखिए, काफ़ी ये प्रसिद्ध कहानी है और आप भी पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छी कहानी है हीरा मोती की, जो दो बैल होते हैं। तो बात करते हैं पहले लेखक की, जो हैं मुंशी प्रेमचंद जी। इनका जीवन काल है सन 1880 से लेकर 1936। पहला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ सन 1880 में बनारस के लम्ही नामक ग्राम में। दूसरा, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो देखिए, प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान दीजिए कि वे उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे। तीसरा प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानियाँ किस नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हैं? तो इनकी संपूर्ण कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा प्रश्न, प्रेमचंद ने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया? तो देखिए, हंस, जागरण, कर्मभूमि आदि पत्रिकाओं का उन्होंने क्या किया? संपादन किया। अब आइए देखते हैं जो पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। तो पहले देखते हैं कि इसके मुख्य पात्र कौन से हैं। कई बार पूछे जाते हैं पात्र कहानी के। तो इसमें है एक झूरी काछी और एक है गया, जो है झूरी का साला। इसके अलावा जो मुख्य पात्र हैं जिनकी कहानी है पूरी, वो हैं हीरा और मोती, जो झूरी के दो बैल हैं। तो देखिए, ये जो पाठ है दो बैलों की कथा, इसमें यह दिखाया है कि किसान के लिए उसके जो जानवर होते हैं वो उसे कितने प्रिय होते हैं, और वे जो किसान होते हैं अपने जो पशु होते हैं उन्हें अपने परिवार के सदस्य के रूप में ही मानते हैं। और इसमें इंसान, मानव और जानवरों का जो एक प्रेम होता है वो भी दिखाया गया है कि एक दूसरे के लिए वे कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। अगला है पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ। देखिए, पहला है सहिष्णुता। सहिष्णुता का अर्थ होता है सहनशीलता। गोई, गोई का अर्थ होता है जोड़ी, जैसे बैलों की गोई या जोड़ी। पगहिया, पगहिया क्या होता है? पशु बांधने की रस्सी। कांजी हौस, कांजी हौस का अर्थ होता है मवेशी खाना। देखिए, कई बार कुछ जानवर होते हैं ऐसे लावारिस चौपाई जानवर, जो किसी के खेत में चले जाते हैं, तो क्या करते हैं कि उन्हें पकड़ के यहाँ कांजी हौस में बंद कर दिया जाता है। तो ये होता है कांजी हौस। तो हम इन्हें एक तरह से जानवरों की जेल भी कह सकते हैं। रेवड़, रेवड़ क्या होता है? पशुओं का झुंड। तो देखिए, ये तो था दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी का। अगला पाठ है एक यात्रा वृत्त है, जो है ल्हासा की ओर, जो तिब्बत की राजधानी है, और इसे लिखा है राहुल सांकृत्यायन जी ने। देखिए, घुमक्कड़ शास्त्र भी लिखा था इन्होंने, और अपनी यात्रा वृत्त रचनाओं के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं राहुल सांकृत्यायन। इनका जीवन काल है 1893 से लेकर 1963। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। पहला, राहुल सांकृत्यायन का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो सन 1893 में गांव का नाम था पंदहा, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था।
उनका पैतृक गांव कहाँ था? कन्हैला में। अब देखिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या है? तो देखिए मूल नाम पूछे जाते हैं। अभी आपने जैसे पढ़ा प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय, तो राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम है केदार पांडेय। अगला प्रश्न, वे श्रीलंका कब गए? तो देखिए जो राहुल सांकृत्यायन थे सन 1930 में ये श्रीलंका गए और वहाँ पर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और ये कहलाए राहुल सांकृत्यायन। पांचवा प्रश्न, राहुल जी किन भाषाओं के जानकार थे? देखिए जो राहुल सांकृत्यायन थे कई तरह की भाषाएं जानते थे। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि। और कई देशों में इन्होंने यात्राएं की, अपना यात्रा वृत्त लिखा और इतने ज्ञानी होने के कारण ही इन्हें महापंडित भी कहा जाता है। छठा प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन की प्रमुख रचनाएं। देखिए रचनाएं पूछी जाती हैं। देखिए इनकी जो है आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा, ये है 6 भागों में। और इसके अलावा अन्य रचनाएं हैं दर्शन दिग्दर्शन, अलग अलग कलर से इसलिए लिखा गया है क्योंकि अलग अलग रचनाएं हैं। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी और घुमक्कड़ शास्त्र। तो देखिए ये थे राहुल सांकृत्यायन जी, जिन्होंने लिखा था ल्हासा की ओर। सातवां, राहुल सांकृत्यायन संबंधी जानकारी। देखिए घुमक्कड़ शास्त्र की रचना की इन्होंने और इनका क्या मानना था, मंजिल के स्थान पर यात्रा को घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। ये मानते थे कि मंजिल कोई उद्देश्य नहीं है बल्कि उद्देश्य क्या है, यात्रा, ये मानते थे। अब आइए जानते हैं ल्हासा की ओर पाठ के बारे में। तो देखिए इसमें राहुल जी प्रथम तिब्बत यात्रा का वर्णन है, जब राहुल जी पहली बार तिब्बत गए, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। इसमें तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। तो कई जानकारी आप अगर पढ़ेंगे तो आपको देखिए आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा ल्हासा की ओर पाठ, तो आप आसानी से उससे पढ़ सकते हैं, ये वीडियो भी देख सकते हैं। 9वां है ल्हासा की ओर के पात्र, जो ये इन्होंने लिखा था अपना यात्रा वृत्त। देखिए एक तो राहुल सांकृत्यायन खुद ही हैं लेखक और इनके साथ है सुमति। तो सुमति कौन है? यात्रा के दौरान लेखक को मिला मंगोल भिक्षु, ये एक भिक्षु है मंगोल भिक्षु जिनका नाम लोब्जन शेख है और यही क्या करते हैं, इनका मार्गदर्शन करते हैं लेखक का। पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जैसे डाणा। डाणा क्या होता है? ऊंची जमीन। भीटे, भीटे होता है टीले सा ऊंचा स्थान। जैसे टीले होते हैं वैसा ऊंचा स्थान को क्या बोला जाता है? भीटे। क्योंकि ये जो ल्हासा है ये एक पर्वतीय इलाका है, तो यहाँ पर बहुत सारे भीटे भी हैं, डाणे भी हैं। अगला कंडे। कंडे क्या होते हैं? गाय भैंस के गोबर से बने उपले, जो ईंधन के काम आते हैं, जलाने के काम आते हैं। आपने देखा भी होगा गांव में अभी भी कई जगह कंडे बनाए जाते हैं और ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। खोटी। देखिए खोटी क्या होती है? टोटीदार बर्तन जिसमें चाय बनाई जाती है, यहाँ चाय। और देखिए चोणी। चोणी क्या होती है? चाय कूटने का बर्तन, इसमें चाय कूटी जाती है तिब्बत में, वहाँ पे जो चाय बनाई जाती है। और देखिए जो तिब्बत है वहाँ पर काफ़ी खुला समाज है। तीसरा अध्याय है उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसे लिखा है श्याम चरण दुबे जी ने। जन्म हुआ था सन 1922, देहावसान 1996 में। पहला प्रश्न, श्याम चरण दुबे का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में। दूसरा, नागपुर विश्वविद्यालय से श्यामचरण दुबे ने पीएचडी किस विषय से की? तो देखिए उन्होंने किससे की? मानव विज्ञान से। ये एक मानव विज्ञानी थे। कौन? श्यामचरण दुबे जी। श्यामचरण दुबे की पुस्तकें, तो पुस्तकें हैं देखिए मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति और शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र और समय की संस्कृति। पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ जैसे परिधान यानी कि वस्त्र,
अवमूल्यन, अवमूल्यन होता है मूल्य गिरा देना। अपव्यय, अपव्यय का अर्थ होता है फिजूल खर्ची। अपव्यय का विलोम क्या होता है, कई बार पूछा जाता है, वो होता है मित व्यय, मित व्यय। चौथा अध्याय है सांवले सपनों की याद, जिसे लिखा है जाबिर हुसैन जी ने। ये डायरी शैली में लिखा गया है और किसकी याद में लिखा गया है, ये महान पक्षी विज्ञानी सालिम अली जी के बारे में। आइए जानते हैं सबसे पहले जाबिर हुसैन जी के बारे में। जाबिर हुसैन का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो इनका जन्म सन 1945 में ग्राम नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। जाबिर हुसैन मुंगेर से बिहार विधान परिषद सदस्य कब निर्वाचित हुए, तो देखिए सन 1977 में ये विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हुए मुंगेर से। तीसरा है किस वर्ष जाबिर हुसैन बिहार विधान परिषद के सभापति बने, तो ये बने सन 1995 में। चौथा प्रश्न, जाबिर हुसैन की प्रमुख रचनाएं देखिए, जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगां, एक नदी रेत भरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब आइए जानते हैं पाठ से संबंधित जानकारी। तो देखिए जो पाठ है सांवले सपनों की याद, उससे संबंधित प्रस्तुत अध्याय जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। देखिए संस्मरण भी है, लेकिन लिखा किस शैली में गया है, डायरी शैली में। तो पाठ से जो हमें कुछ खास बातें पता चलती हैं, जैसे सालिम अली की आत्मकथा का नाम क्या है, तो इनकी आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ अ स्पैरो, फॉल ऑफ अ स्पैरो। अगला, सालिम अली का जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ था 12 नवंबर 1896 को। पाठ से संबंधित शब्दार्थ, जैसे वादी, वादी का अर्थ होता है घाटी। हरारत, हरारत का अर्थ होता है गर्मी या उष्णता, उष्णता का अर्थ ही गर्मी होता है और इसे हरारत भी कहते हैं। आबसार, आबसार का अर्थ होता है झरना या निर्झर। मिथक, मिथक होता है प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता है, तो इसे बोला जाता है मिथक। चौथा अगला पाठ है पांचवा पाठ, नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया गया, जिसे लिखा है चपला देवी जी ने। पहला प्रश्न है चपला देवी किस युग की लेखिका हैं, तो देखिए ये द्विवेदी युग की लेखिका हैं। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में ज़्यादा जानकारी तो उपलब्ध नहीं है। प्रस्तुत पाठ किससे लिया गया है, तो देखिए जो प्रस्तुत पाठ है वो हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है, एक पत्रिका है। पाठ संबंधित जानकारी, इसमें सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धूंधू पंत यानी कि नाना साहब की पुत्री मैना देवी के बलिदान के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये किसकी कहानी है, नाना साहब की जो नाना साहब की जो पुत्री थी मैना देवी, उनके बलिदान के बारे में वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं हिंदू पंच के बारे में, जिसमें छपी थी ये कहानी। तो हिंदू पंच क्या है, अपने समय की चर्चित जो पत्रिका है हिंदू पंच, इसका प्रकाशन कब और कहाँ से हुआ, तो इसका प्रकाशन हुआ सन 1926 से कलकत्ता से। हिंदू पंच के संपादक कौन थे, तो ये थे ईश्वरी दत्त शर्मा। और ध्यान दीजिए 1926 में हुआ हिंदू पंच का, इससे 100 साल पहले 1826 में किसका प्रकाशन हुआ, उदंत मार्तंड का, ये भी याद रखिएगा। छठा पाठ था प्रेमचंद के फटे जूते, जिसे लिखा था जो महान जो व्यंग्य लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। इनका जीवन काल है सन 1922 से लेकर 1995 तक। तो आइए जानते हैं हरिशंकर परसाई जी के बारे में। हरिशंकर परसाई जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो इनका जन्म सन 1932 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। हरिशंकर परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली, देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन्होंने वसुधा पत्रिका निकाली जबलपुर से। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में किसका नाम अग्रणी है, तो जैसा आपको बताया हरिशंकर परसाई, इनकी जो लेखन जो शैली थी वो व्यंग्य शैली में ये लिखते थे अधिकतर। हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं, तो देखिए काफ़ी
संग्रह है इनका। जैसे कहानी संग्रह, कहानी संग्रह क्या है? हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास है इनके रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज, इसके अलावा भी लिखे अन्य। निबंध संग्रह है इनके तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में। ये सभी क्या हैं? इनके निबंध संग्रह। इसके अलावा कुछ व्यंग्य संग्रह हैं, जैसे वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। ये इनके क्या हैं? व्यंग्य संग्रह। आइए अगला देखते हैं। पाठ से संबंधित। पाठ के माध्यम से लेखक ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ ही एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन प्रस्तुत किया है। पाठ से संबंधित शब्दार्थ। पन्हैया, पन्हैया क्या होती हैं? देसी जूतियां। बंद, बंद का अर्थ होता है फीता, जो जूते के फीते होते हैं, बंद भी कहा जाता है। अब देखिए एक तथ्य भी है संबंधित, जैसे इसमें तो प्रेमचंद के जूते के बारे में बताया गया है जो फटा हुआ था, और उसके माध्यम से उन्होंने एक तो उनकी सादगी का वर्णन किया हुआ था कि वे बिल्कुल दिखावा नहीं करते थे, साथ ही उन्होंने समाज में जो भी व्याप्त उस समय कुरीतियाँ थी, जो भी समस्याएं थी, उनका खुलकर विरोध किया। देखिए भक्ति काल, तथ्य यह है, भक्ति काल के कृष्ण भक्त शाखा के कौन से कवि बादशाह अकबर के आमंत्रण पर उनसे मिलने फतेहपुर सीकरी गए? तो ये थे कुंभन दास, सबसे प्रौढ़ थे ये अष्टछाप कवियों में, और वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। तो देखिए कुंभन दास की प्रसिद्ध एक पंक्ति है जो पूछी जाती है कई बार, ग्रुप सी या एलटी में भी क्या पता पूछ सकते हैं। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। तो ये थी कुंभन दास की प्रसिद्ध पंक्ति। अगला पाठ है मेरे बचपन के दिन, जो लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। जीवन काल है सन 1907 से 1987। पहला प्रश्न है महादेवी वर्मा जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ। दूसरा प्रश्न, किस विद्यापीठ में महादेवी वर्मा जी ने प्राचार्य के पद पर कार्य किया? तो ये थी प्रयाग महिला विद्यापीठ। महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं? तो देखिए छायावादी ये कवित्री हैं। छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, और चौथी कौन है? महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी के प्रमुख काव्य संग्रह। तो देखिए इनके काव्य संग्रह हैं निहार, रश्मि, नीरजा, यामा और दीपशिखा। महादेवी वर्मा के महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं कौन सी हैं? तो देखिए जैसे हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ। ये इनके क्या हैं? प्रमुख गद्य रचनाएं और संस्मरण। अगला प्रश्न, महादेवी जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इन्हें मिला सन 1982 में यामा के लिए। पाठ संबंधित। महादेवी जी ने इस रचना में अपने बचपन के उन दिनों का वर्णन किया है जब वे विद्यालय में पढ़ती थी, और विद्यालय में ही उनके साथ कौन थी? महान जो कवित्री थी दूसरी, जिन्होंने झांसी की रानी कविता भी लिखी थी, वो थी आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान जी। 8वां है मातृभूमि, अ विलेज विदाउट वुमेन। फिल्म के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है मनीष झा। ये पुस्तक के अंत में दिया गई है जानकारी। इसके अलावा देखिए एक है स्त्री दर्पण पत्रिका, जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, और श्रीमती रामेश्वरी नेहरू के संपादन में सन 1909 से 1924 तक लगातार प्रकाशित हुई। तो देखिए जब स्कूल के दिनों में ये लेखिका पढ़ती थी महादेवी वर्मा जी, तो स्त्री दर्पण में इनकी कविताएं छपा करती थी। अगला पाठ था गद्य खंड का, एक कुत्ता और एक मैना, जिसे लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। एक संस्मरण है, सन 1907 से लेकर 1979 तक इनका जीवन काल है। आइए जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म सन 1907 में गांव आरत दूबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। हजारी प्रसाद जी की प्रमुख कृतियाँ। तो देखिए प्रमुख कृतियाँ सबसे पहले हैं निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कुटज,
कल्पलता, ये इनके निबंध संग्रह हैं। उपन्यास भी लिखे इन्होंने, जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये इनके क्या हैं, उपन्यास। इसके अलावा आलोचनात्मक कृतियाँ हैं इनकी, आलोचनात्मक साहित्य, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर। तीसरा, इस अध्याय में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित किया गया है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र भी उकेरे गए हैं। तो फ्रेंड्स, गद्य खंड में केवल इतने ही पाठ थे। इसके बाद शुरू होते हैं पद्य खंड। अब आप यहाँ से पढ़ेंगे कवियों का परिचय, और इसी वीडियो में हम सभी पाठों को यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। तो देखिए, 9वां पाठ है साखियाँ और शबद, जो लिखा है कबीरदास जी ने। इनका जो जीवन काल है लगभग 1398 में जन्म माना जाता है और देहावसान लगभग 1518 में। कबीरदास जी का जन्म लगभग कब माना जाता है? सन 1398 में काशी में। अगला प्रश्न, कबीरदास जी किस संत काव्य परंपरा के कवि थे? तो ये देखिए, जो भक्ति काल था उसकी जो निर्गुण भक्ति शाखा थी उसके ये कवि थे। निर्गुण भक्ति शाखा के ये सबसे प्रमुख कवि थे। कबीर की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? तो देखिए, इनकी रचनाओं का संग्रह किसने किया? इनके जो शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने किया, और उसका नाम है बीजक, जो इनकी रचनाओं का संग्रह है। इनकी कुछ रचनाएं जो सिख धर्म की जो पवित्र धार्मिक पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें भी संकलित है। कबीरदास जी की काव्यगत विशेषताएं आइए जानते हैं। देखिए, जो कबीरदास जी हैं वे धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव से मुक्त मानव की कल्पना करते हैं। दूसरा, ईश्वर प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग, साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। अब आइए देखते हैं पाठ संबंधित शब्दार्थ। केली, केली का अर्थ होता है क्रीड़ा। दुलीचा, दुलीचा का अर्थ होता है कालीन। स्वान, स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। थूनी, थूनी का अर्थ होता है स्तंभ या टेक, जैसे किसी छप्पर के नीचे लगाया जाता है टेक या स्तंभ, इसे बोला जाता है थूनी। बूठा, बूठा का अर्थ होता है बरसा, यानी कि पानी बूठा, पानी बरसा। निर्चू, निर्चू का अर्थ होता है थोड़ा भी। मोट चून, मोट चून का अर्थ होता है मोटा आटा। देखिए, कबीरदास जी के बारे में कुछ खास प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे जो कबीरदास जी हैं इनको वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? ये आप कमेंट के माध्यम से बताइए। जो कबीरदास जी हैं इन्हें वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? कई बार पूछा गया है। वाक, अगला पाठ है 10वां, जिसे लिखा है कश्मीरी जो कवित्री हैं महान लल दियद जी ने। पहला प्रश्न है, लल दियद का जीवन काल कब से कब तक माना जाता है? तो लगभग 1320 से 1391 तक। लल दियद किस भाषा की कवित्री हैं? जैसा कि आपको बताया, ये कश्मीरी भाषा की कवित्री हैं। अगला प्रश्न है, लल दियद का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा नामक गांव में हुआ था। लल दियद को किन नामों से जाना जाता है? तो देखिए, लल दियद को ललेश्वरी, लला, लला रिफा, लल योगेश्वरी आदि नामों से जाना जाता है। अब देखिए, जो पाठ है वाक, वाक का अर्थ क्या है? तो देखिए, ये लल दियद की काव्य शैली है। यह 4 पंक्तियों वाला कश्मीरी शैली में गेय रचना है। गेय क्या होती है? जिसे गाया जा सकता है। 7वां प्रश्न, लल दियद के वाकों का अनुवाद किसने किया? तो इनके वाकों का जो इन्होंने कश्मीरी भाषा में लिखे थे उसका हिंदी अनुवाद किसने किया? मीरा कांति जी ने, जो आप उसमें पढ़ सकते हैं किताब में। पाठ संबंधित शब्दार्थ, जैसे कच्चे सकोरे, यानी स्वाभाविक रूप से कमजोर। 11वां अध्याय है सवैये, सवैये जिसे लिखा है रसखान जी ने। इनका जीवन काल है लगभग 1548 से 1628 तक। देखिए, पहला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रसखान का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम।
रसखान ने किससे दीक्षा ली और कहाँ बस गए? तो इन्होंने जो थे विट्ठलनाथ जी जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 में, उनके ये शिष्य थे। तो विट्ठलनाथ जी से इन्होंने दीक्षा ली और उसके बाद ये ब्रजभूमि में बस गए। पहले ये दिल्ली में रहा करते थे। रसखान की उपलब्ध कृतियाँ, जो उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं, सुजान सागर, प्रेम वाटिका। उनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली नाम से है। अब आइए पाठ संबंधित। तो देखिए ये जो सवैये हैं, सवैया क्या है? एक छंद होता है। सवैया क्या होता है? एक छंद होता है। कैसा? एक वाणिक छंद है। इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। यह ब्रजभाषा का बहु प्रचलित छंद रहा है। तो इसमें कितने वर्ण होते हैं? 22 से 16 वर्ण। तो देखिए पाठ से संबंधित जो शब्दार्थ हैं, जैसे गिरी का अर्थ होता है पहाड़। कामरिया का अर्थ होता है कंबल, कमली। तड़ाग का अर्थ होता है तालाब। कलधौत होता है सोना चांदी। करील का अर्थ होता है कांटेदार झाड़ी। टेरी का अर्थ होता है पुकारना, आवाज़ देकर बुलाना। तो देखिए 12वां अध्याय है कैदी और कोकिला, जिसे लिखा है महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को और देहावसान हुआ सन 1968 को। देखिए माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, वर्तमान नाम नर्मदापुरम, उसके जिले के बाबई गांव में हुआ। तो वे किस आयु में शिक्षक बने? तो देखिए मात्र 16 वर्ष की आयु में ये क्या बन गए थे? शिक्षक। तीसरा, माखनलाल जी किस पत्रिका का संपादन किया? तो देखिए इन्होंने प्रभाका सन 1913 में, कर्मवीर 1919 में और प्रताप 1924 में इनका क्या किया? इन्होंने संपादन किया। तो जो प्रताप पत्रिका थी, तो 1924 में गणेश शंकर विद्यार्थी जी को गिरफ्तार कर लिया था ब्रिटिश अंग्रेजों ने। तो उसके बाद इन्होंने उसका संपादन किया। तो ये मुख्य 3 हैं, प्रभा, कर्मवीर, प्रताप। चौथा प्रश्न, माखनलाल जी की प्रमुख कृतियाँ। तो देखिए बहुत जो इनकी कृतियाँ हैं, इनकी खास प्रमुख हिमकिरीटनी, हिम तरंगिनी, कई जगह तरंगिणी आप देखेंगे। तो देखिए जो हिम तरंगिनी है, इसके लिए 1955 में इन्हें सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो पहले ये हिंदी लेखक थे। इसके अलावा साहित्य देवता, वेणु लो गूंजे धरा। 5वां प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये भी ग्रुप सी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इनका उपनाम क्या है? तो देखिए इन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। 6ठा प्रश्न पाठ संबंधित, कैदी और कोकिला में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण किया गया है। तो देखिए कैदी और कोकिला में क्या है? इसमें अंग्रेजों के ज़माने में जब उपनिवेश चलते थे अंग्रेजों के भारत में, उन्होंने अधिकार किया हुआ था, गुलाम बनाया हुआ था। तो उसमें जो भारतीय कैदी होते थे उनके साथ कितना बुरा बर्ताव किया जाता था जेलों के अंदर, उसका इसमें पूरा वर्णन किया गया है। 7वां शब्दार्थ पाठ के बटमार क्या है? रास्ते में यात्रियों को लूटने वाला जो होता है उसको बोलते हैं बटमार। हिमकर काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिमकर का अर्थ होता है चंद्रमा। दाव अनल इसका अर्थ होता है जंगल की आग। कई बार ये ग्रुप सी में भी पूछा गया है। मोट का अर्थ होता है पुर या चरसा। तो ये क्या होता है? चमड़े का डोल होता है जिसमें कुएं से पानी निकाला जाता है। व्याली का अर्थ होता है सरपेणी। अगला है 13वां अध्याय ग्राम श्री, जिसे लिखा है प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने, जिनका जन्म हुआ था सन 1900 में और देहावसान हुआ सन 1987 में। आइए जानते हैं इनके बारे में। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। तो कौसानी वर्तमान में बागेश्वर जिले में आता है, उसमें ये अल्मोड़ा जिले में थे। अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत किस वाद से प्रभावित थे? तो देखिए ये अलग अलग वादों से जुड़े, जैसे छायावाद, प्रगतिवाद और अरविंद दर्शन से भी ये प्रभावित थे। पंत जी की छायावादी जो रचनाएं हैं, छायावाद के समय जो लिखी गई हैं, तो देखिए उच्छ्वास है, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन।
और ये जी यहाँ पर ये पल्लव काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। पंत जी की प्रगतिवादी रचनाएं, तो ये क्या है? देखिए, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या। पंत जी की अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं, तो इसमें स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, दोनों में स्वर्ण स्वर्ण आ रहा है। तो देखिए कुछ यहाँ पर अतिरिक्त प्रश्न भी जोड़े गए हैं जो आगामी भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक किसने कहा? ये कहा नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। चौथा, सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है और शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो इन्हें मिला सन 1968 में चिदम्बरा के लिए। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले ये हिंदी के, ध्यान दीजिएगा, हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। पाठ से संबंधित शब्दार्थ, देखिए पाठ में कई आए हैं शब्द, जैसे किंकिणी, किंकिणी का अर्थ होता है करधनी। वृंत, वृंत का अर्थ होता है डंठल। मुकुलित, मुकुलित का अर्थ होता है अधखिला, जैसे अधखिला फूल होता है तो उसे बोलते हैं मुकुलित पुष्प। सरपत, सरपत का अर्थ होता है घास पात या तिनके। सुरखाब, सुरखाब क्या होता है? एक पक्षी होता है, चक्रवाक पक्षी। हिम आतप, हिम आतप का अर्थ होता है सर्दी की धूप, इसे बोलते हैं हिम आतप। मरकत, मरकत का अर्थ होता है पन्ना नामक रत्न। देखिए अगला प्रश्न सातवां, ये पिछली बार पूछा भी गया है एलटी में। पंत जी की पहली जो कविता है या रचना है वो है गिरजे का घंटा, ये पूछा गया है। आठवां प्रश्न, पंत जी को छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसने कहा? तो ये कहा महान साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। पंत जी एवं बच्चन जी द्वारा, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा मिलकर लिखी गई कविता, तो ये है खादी के फूल। पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला सन 1960 में कला और बुना चाँद के लिए, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है। और जो 1968 में मिला वो था ज्ञानपीठ पुरस्कार। पंत जी को सोवियत लैंड पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो ये मिला लोकायतन पर, महात्मा गांधी संबंधित ये है लोकायतन। अपनी रचनाओं में किस छंद का सर्वाधिक प्रयोग इन्होंने किया? वो है रोला छंद। किस कविता में रहस्यवादी प्रवृत्ति है? तो वो है मौन निमंत्रण। पंत जी की आत्मकथा 60 वर्ष एक रेखांकन। इसके अलावा देखिए पंत जी की जीवनी किसने लिखी? तो ये लिखी थी शांति जोशी जी ने, सुमित्रा नंदन पंत जीवनी और साहित्य। इसके बाद अगला पाठ आता है चंद्र गहना से लौटती बेर। चंद्र गहना से लौटती बेर, ये गांव से लौट रहे हैं लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। 1911 से 2000 तक इनका जीवन काल है। तो देखिए जानते हैं कवि के बारे में। केदारनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कम्मासिन नामक गांव में हुआ। केदारनाथ अग्रवाल जी पेशे से क्या थे? तो देखिए पेशे से क्या थे? वकील, लॉयर। तीसरा, केदारनाथ अग्रवाल जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ, तो याद रख लीजिएगा, नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खरी। चौथा प्रश्न, ये किस धारा के कवि हैं? तो ये प्रगतिवादी धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न, बुंदेली समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ किसने काव्य में अभिव्यक्त हुआ है? तो ये हुआ है केदारनाथ अग्रवाल जी के। तो बुंदेलखंडी जो समाज है उनके समाज के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिलती है काव्य में इनके। पाठ संबंधित शब्दार्थ देखिए, मुरैठा, मुरैठा का अर्थ क्या होता है? पगड़ी। रीवा, रीवा एक पेड़ होता है जो बबूल से काफ़ी हद तक मिलता है। पोखर, पोखर का अर्थ होता है छोटा तालाब। हिरनखुरी, हिरनखुरी क्या होता है? बरसाती लता, बरसाती लता। भीटा, देखिए भीटा ये आपके लहासा की ओर में भी आया था, राहुल सांकृत्यायन के। तो भीटे का अर्थ आपको बताया था टीले की शक्ल की जमीन, यानी कि थोड़ा ऊंचा क्या होता है? भीटा। 15वां जो अध्याय है क्षितिज भाग 1 कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक का, वो है मेघ आए।
कविता है मेघ आए बड़े बंठन के, आपने पढ़ी होगी। वो है जो इसके कवि हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। जीवन काल है सन 1927 से 1983। पहला प्रश्न, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। दूसरा प्रश्न, सक्सेना जी किन पत्रिकाओं से जुड़े? तो देखिए, दिनमान एक पत्रिका, इसके उप संपादक थे। इसके अलावा एक बाल पत्रिका थी बच्चों से संबंधित, पराग, उससे भी ये जुड़े। इनकी प्रमुख कृतियाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। अगला, दिनमान पत्रिका में उनका कौन सा स्तंभ चर्चित था? तो कौन सा ये लिखते थे कॉलम वहाँ पर? उसका नाम था चरखे और चरखे। काफ़ी ये फेमस था, उस समय प्रसिद्ध था। कुछ बादल संबंधी कविताएं वो कवि, तो देखिए जैसे ये कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, मेघ आए, मेघ मतलब बादल आए, तो वैसे ही कुछ और भी कविताएं हैं, जैसे बादल ओ किसकी है? केदारनाथ सिंह की। बादल कविता किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की। और बादल राग, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और बादल राग किसमें संकलित है? ये पिछली एलटी में पूछा गया है, अनामिका में। किसमें है? अनामिका में। पाहुन का अर्थ, पाहुन का अर्थ क्या होता है? वैसे तो इसका अर्थ मेहमान, अतिथि होता है, लेकिन अधिकतर दामाद और जमाई के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? पाहुन का। 16वां अध्याय है यमराज की दिशा, जिसे लिखा है चंद्रकांत देवताले जी ने। आइए जानते हैं इनके बारे में। चंद्रकांत देवताले का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ सन 1936 में, ग्राम जौलखेड़ा, बैतूल, मध्य प्रदेश। देवताले जी किस कविता से जुड़े थे? तो ये देखिए, साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। चंद्रकांत देवताले जी की प्रमुख कृतियाँ, तो देखिए, हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय। ये इनकी क्या है? प्रमुख कृतियाँ। तो बाकी आप कविता पढ़ सकते हैं। अगर आपको कुछ नया मिले कविता में तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, कुछ नया तथ्य या प्रश्न। तो फ्रेंड्स, पाठ ये जो आपका है 17वां, नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसे लिखा है कवि राजेश जोशी जी ने। तो देखिए, ये पाठ्य पुस्तक का अंतिम अध्याय है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। आइए जानते हैं राजेश जोशी जी के बारे में। राजेश जोशी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में हुआ। दूसरा, राजेश जोशी ने भर्तृहरि की कविताओं का अनुवाद किस नाम से किया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन्होंने किया भूमि का कल्पतरु यह भी। ये किसकी कविताओं का अनुवाद किया? भर्तृहरि। तीसरा, राजेश जोशी जी ने माइकोवस्की की कविता का अनुवाद किस नाम से किया? ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ये किया इन्होंने पतलून पहिना बादल नाम से। ये अनुवाद है, आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला है राजेश जोशी जी के प्रमुख काव्य संग्रह। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के बीच, इसके लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला है साहित्य अकादमी। अगला प्रश्न है बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता किस समस्या पर है? तो ये जो कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें मजबूरन बाल श्रम करना पड़ा है, तो बाल श्रम पर ये आधारित है। और कवि कहना चाहता है कि बाल श्रम के कारण ही बच्चे, उनका बचपन बीत जाता है और वे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, तो ये चीज़ रुकनी चाहिए और उन्हें पढ़ने लिखने के सभी बच्चों को मौके मिलने चाहिए। तो इस समस्या को उन्होंने उठाया है, बाल श्रम की समस्या को। तो फ्रेंड्स, ये था हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 कक्षा 9 की जो पाठ्यपुस्तक है एनसीईआरटी की, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, तथ्य और पाठों से संबंधित शब्दार्थ। तो एक बार आप भी पाठ्यपुस्तक जरूर पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको कोई नया प्रश्न या तथ्य मिले तो उसे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, किसी भी लेखक के या पाठ के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अगर आप भी मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना याद रखें।
तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।